थांबवलेली आहे, पाऊस हा थांबलेला आहे आणि आमचा कार्यक्रम पुण्या ताकदनिशी या ठिकाणी संपन्न होत आहे. बंधूजनो, आता जर या ठिकाणी पाऊसही आला तर आमच्या रोम मध्ये ही ताकद निर्माण झालेली आहे की साहेबांचं पूर्ण अध्यक्षीय भाषण या ठिकाणी समाप्त होईपर्यंत आम्ही या ठिकाणी जास्त एक सेकंदही हलणार नाही अशी आम्ही या ठिकाणी ग्वाही देतो. आणि या ठिकाणी आजच्या या बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क राज्यस्तरीय अधिवेशनाची अध्यक्षता करण्यासाठी साहेबांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो. मेश्राम साहेब आगे बढ़ो, मेश्राम साहेब आगे बढ़ो. हेलो साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा जो राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है तथागत बुद्ध का और सम्राट अशोक मौर्य का, इनका जो स्तूप है उसे नष्ट करने का षड्यंत्र देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, उसके विरोध में आज ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मैं यहाँ जो 26 जून से छत्रपति शाहू महाराज के जन्मदिन से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो परिवर्तन यात्रा चल रही है ईवीएम मशीन के विरोध में, 26 जून से हम लोग वहाँ से निकले, कश्मीर से फिर पंजाब आए, पंजाब से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से हरियाणा आए, हरियाणा से दिल्ली आए, दिल्ली से राजस्थान आए, राजस्थान से गुजरात आए और गुजरात से अभी महाराष्ट्र में आए हुए. कल उमरखेड़ में कार्यक्रम था और आज हम लोगों ने यहाँ शेगांव में साथ साथ ये कार्यक्रम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का उसके लिए समय दिया गया. और फिर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना और 13 दिसंबर को ये परिवर्तन यात्रा, ईवीएम की भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा 13 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेगी. 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये परिवर्तन यात्रा स्थगित रहेगी. 1 जनवरी 2020 से परिवर्तन यात्रा कर्नाटक से शुरू होकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और फिर कन्याकुमारी में जाकर इसका पहले चरण का कार्यक्रम समापन होगा. और फिर दूसरे चरण का कार्यक्रम गुजरात से गुवाहाटी, गुजरात से गुवाहाटी का कार्यक्रम शुरू होगा. इस दौरान बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का ये जो भवन का स्तूप नष्ट करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, तो हमने इसका समर्थन करने के लिए इस परिवर्तन यात्रा को यहाँ पर लेके आए, ताकि जिस बुद्धिस्ट लोगों का जो विरासत है उस विरासत को बचाने का काम होना चाहिए. बुद्धिस्ट लोगों की संख्या सारे देश भर में महाराष्ट्र में 1% है और 1% लोगों की सारी ताकत इकट्ठा करने के बाद भी ये लोग जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो डरते नहीं हैं क्योंकि 1% है. तो इसलिए दूसरे लोगों का समर्थन हम लोगों को हासिल करना चाहिए. और दूसरे लोगों को मुस्लिम लोगों ने, सिखों ने, लिंगायतों ने, मराठा लोगों ने और ओबीसी के लोगों ने, आदिवासी लोगों ने आपके इस आंदोलन का, स्तूप बचाने के आंदोलन का समर्थन किया. तो मैं अपनी तरफ से भी उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ विलास करात के साथ साथ कि उन्होंने आपके इस आंदोलन का समर्थन किया. इससे
आपके आंदोलन की सांख्यिकी ताकत बढ़ जाएगी। इसे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आखिरकार ये जो बुद्धिस्ट विरासत है, इस बुद्धिस्ट विरासत को ये ब्राह्मणवादी लोग नष्ट क्यों करना चाहते हैं, इसे समझना, इसे जानना बहुत जरूरी है कि क्यों नष्ट करना चाहते हैं। तो ये नष्ट करने का थोड़ा इतिहास आपको बताया जाना जरूरी है। सम्राट अशोका का जो बंधु था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी गई पाटना में। पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण था, उसने सम्राट बृहदत्त मौर्य की पटना में हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में वहां से पुष्यमित्र शुंग वहां से निकलकर वाराणसी आया, वाराणसी से फैजाबाद आया, और फैजाबाद के पास में बुद्धिस्ट लोगों की बहुत बड़ा केंद्र था, उसका नाम था साकेत। तो साकेत का नाम बदलकर ब्राह्मणों ने, पुष्यमित्र शुंग ने साकेत का नाम बदलकर उसका नाम रखा अयोध्या। जो अयोध्या का आंदोलन ब्राह्मण लोग चला रहे हैं, और अयोध्या की केस अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो मैंने विलास को अनुरोध किया था कि आप वो अयोध्या का राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ आप जाओ और जाकर वहाँ सारा वीडियो रिकॉर्डिंग करो। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है कि अयोध्या का जो मंदिर है उसके आसपास जितनी साइट्स है वो सारी की सारी साइट बुद्धिस्ट है, आर्कियोलॉजिकल बुद्धिस्ट साइट है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर सारी की सारी साइट बुद्धिस्ट है तो केवल वो 2-4 एकड़ का जो जगह है वो जगह अलग से अयोध्या कैसे हो सकती है, राम की जन्मभूमि कैसे हो सकती है। सारी के सारी आसपास की सारी साइट अगर बुद्धिस्ट है तो बीच के अंदर वो साइट राम जन्मभूमि कैसे हो सकती है। ब्राह्मण लोग इस बात का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके बारे में भी एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने सारे देश भर में भिक्षुओं के कत्ले आम करने का काम शुरू किया। आज भी बहुत सी ऐसी साइट्स भारत में हैं जिसे भारत सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद, एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको खोदने से पाबंदी लगा दी, क्योंकि खोदने के बाद बहुत सारे कंकाल मिलते हैं और वो कंकाल भिक्षुओं के हैं। उनका कत्लेआम किया गया और कुछ भिक्षु तिबेट चले गए और बहुत सारे भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ और बहुत सारे विहार, उन विहारों पर आज भी ब्राह्मणों का कब्जा है। जैसे ये जगन्नाथपुरी है, ये जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, ये जगन्नाथपुरी का मंदिर जगन्नाथ का नहीं है, ये बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट विहार है। और अभी भी गर्भगृह में वो जाने नहीं देते, क्योंकि गर्भगृह में बुद्ध की मूर्ति है। गर्भगृह में किसी को जाने नहीं देते, देखने नहीं देते, केवल वो ब्राह्मण लोग ही देखते हैं, वहां बुद्ध की मूर्ति है। तो ऐसे भारत में बहुत सारे मंदिर है जो मंदिर नहीं, वो विहार थे। विहारों को इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के राज में वहां जो भिक्षु रहते थे उनका कत्लेआम किया, और कत्लेआम करने के बाद उसकी पूजा अर्चा करने वाले जो लोग थे वो खत्म कर दिए गए। जब वो खत्म कर दिए गए तब उन पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। तो भारत में जितने आप लोग मंदिर देखते हैं, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे
कि बुद्ध के पहले मंदिर नाम का शब्द नहीं मिलता। बुद्ध के पहले मंदिर नाम का शब्द भी नहीं मिलता। अशोका के पहले भी मंदिर नाम का शब्द नहीं मिलता है, क्योंकि मंदिर जो शब्द है ये विहारों को इन लोगों ने कब्जा करके उसका नाम परिवर्तन किया और उस पर कब्जा कर लिया और भिक्षुओं का सारे देश भर में कत्लेआम किया। जब सम्राट मौर्य की हत्या की तो वो हत्या करने वाले आदमी का नाम पुष्यमित्र शुंग था। शुंग जो है वो ब्राह्मण था और वो वहां से आकर वाराणसी फैजाबाद आकर फैजाबाद के एरिया में जो साकेत सेंटर था उसको उन्होंने अयोध्या बनाया। इसका मतलब ये है कि ये कब्जा उन्होंने वहां किया। तो आप में से जो भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है उनको मालूम है महापंडित राहुल सांकृत्याय जिनका नाम पता है, भिक्षु संघ को पता है, भिक्षु संघ। तो उनका ओरिजिनल नाम केदारनाथ पांडे है, जो आजमगढ़ का ब्राह्मण थे। उन्होंने ओल्गा से गंगा नाम का किताब लिखा। केदारनाथ पांडे, उन्होंने नाम बदला, इसका नाम रखा महापंडित राहुल सांकृत्याय। महापंडित तो लोगों ने कहा, सांकृत्याय ये बुद्धिस्ट नाम उन्होंने लिया और उन्होंने किताब लिखा ओल्गा से गंगा। तो ओल्गा से गंगा की किताब में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये जो अयोध्या है इसका ओरिजिनल नाम साकेत है। ये किसी साधारण आदमी ने नहीं लिखा। ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन महापंडित, एक केदारनाथ पांडे जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखा हुआ है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो नष्ट कर रहे हैं ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये वहां से शुरू होती है। ये काल्पनिक बातें नहीं है, हिस्टोरिकल बातें आप लोगों को समझा रहे हैं और इतिहास के साथ जोड़कर समझना होगा। जब इतिहास के साथ जोड़कर इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बुद्धिस्ट धर्म की दीक्षा क्यों ली। जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो अयोध्या है ये राम जन्मभूमि है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है। ये तो कब्जा करने के लिए झूठी कहानी है। अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सी इतिहास जानने की कोशिश करें कि हमारे देश में एक परंपरा है, जहाँ महिलाएं बहुत संख्या में, तो महिलाओं को जल्दी से आज समझ में आ जाएगी कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद जब पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है तो वो पहला बच्चा पैदा करने के लिए अपनी माँ के घर, बराबर आदि नहीं है, सारे देश भर में आया। मैंने मुसलमानों को भी पूछा, मौलाना मुसलमानों को पूछा कि क्या आपके यहाँ भी आता? हाँ हमारे यहाँ भी आती है। तो मैंने मुसलमानों को कहा आपके यहाँ क्यों आती है आपको पता है? कहा कि आप धर्म से मुसलमान हैं मगर नेशनैलिटी से भारतीय है। हमारे बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है। हमारे लोग ज्यादातर इमोशनल हो जाते हैं, भावनिक ज्यादा है। इसलिए बात आपको समझा रहा है। ये मुस्लिम जो है ये कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं है। ये जो बिहार है ना, बिहार, ये बिहार से बिहार बना, बिहार शब्द से बिहार बना। वो सारा एरिया जो है बंगाल तक वो सारा का सारा बुद्धिस्ट था। तो ये सारे मुस्लिम लोग जो है, ये सारे बुद्धिस्ट लोग जो है मुस्लिम है। कितने लोगों को पता है? मालूम होना चाहिए ना। अच्छा, तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता है? तक्षशिला कहाँ पता है? पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि सारा पाकिस्तान बुद्धिस्ट था। अशोका को उसके बाप ने कंधार क्यों भेजा था?
क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी कंधार जो है वो सारा अफगानिस्तान तक अशोका का राज था। सारे अफगानिस्तान तक की भूमि ये बुद्धिस्ट भूमि है। जरा आप अशोका कालीन नक्शा देखो, भारत का जो नक्शा है थोड़ा अशोक कालीन नक्शा देखो। ये सारी भी बातें बाबा साहब जानते थे, मगर हमारे नेता लोग जो है वो हमारे नेता लोग हमारे लोगों को कुछ बताते नहीं है। तो इनको बताने से क्या फायदा है? क्यों फायदा नहीं है? अरे सब लोगों को सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पता नहीं कब कौन से जानकारी का हमारे लोगों के लिए फायदा हो जाए। छुपा के रखने से थोड़ी फायदा होता है। तो इसलिए खास बात के तौर पर बता रहा हूं, समझा रहा। जो महिला अपना बच्चा पैदा करने के लिए अपनी माँ के घर आती है, तो उसी तरह से रामायण जो लिखा हुआ है, रामायण में दशरथ की पत्नी का नाम है कौशल्या। कौशल्या के प्रथम पुत्र का नाम है राम। अगर कौशल्या के प्रथम पुत्र का नाम राम है तो वो भी भारत की मूल निवासी है, तो वो भी अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए कौशल देश में गई होगी जो बिहार में है। उसका पहला बच्चा है राम, तो पहला बच्चा पैदा करने के लिए वो कौशल देश गई होगी, क्योंकि अयोध्या कौशल्या की ससुराल है। मैं कहता है नहीं। मैंने पंडितों को सवाल किया वहां जाकर, मैंने कहा पंडितों, वामन मेश्राम का एक सवाल है, मैं दिन नहीं लगता कि तुम जिंदगी भर जवाब दे सकोगे। मेरे सवालों का अभी तक कोई जवाब पंडित देता नहीं है। अभी आप लोगों के विचार के लिए बता रहा हूं कि जिस तरह से भारत की हर लड़की शादी होने के बाद अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए अपनी माँ के घर जाती है, उसी तरह से कौशल्या का ससुराल था अयोध्या, तो वो भी अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए कौशल देश गई होगी। और अगर गई होगी तो राम का जन्म अयोध्या में कैसा हुआ? समझने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, समझाने पड़ेगा भाई, समझाना पड़ेगा। औसत बुद्धि के आदमी को समझ में आ जाएगा। मुसलमानों को तो मौलाना मेरी बात इतनी पसंद आई, आप एकदम सही है, ये आप सुप्रीम कोर्ट को बताओ। अभी मैं सोच रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखता हूं, क्योंकि चर्चा चल रही सुप्रीम कोर्ट में, तो हम दावा पेश कर देते हैं ये तुम्हारा राम जन्मभूमि नहीं है, ये बुद्ध भूमि है, राम जन्मभूमि नहीं है। मुसलमान और हम आपस में बैठ के तय कर लेते, तुम बीच में मत आओ। साथियों, कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हो, आपको इतिहास का एग्जाम्पल देके भी, एविडेंस देके बताता हूं। बुद्ध का जब जन्म हो रहा था तो बुद्ध की माँ भी अपनी माँ के घर में बच्चा पैदा करने के लिए जा रही थी। भिक्षु संघ की सारी जानकारी है आप लोगों को। मगर समय लिम्बियुनी जंगल में ही समय पूरा हुआ। समय पूरा हुआ तो बुद्ध की माँ ने लिम्बियुनी में ही बुद्ध को पैदा किया। सारा देश और दुनिया यही कहता है। मगर ये मैं दूसरे उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि ये इस बात का हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये काल्पनिक नहीं है, कि ये हमारी परंपरा हजारों साल की है। ये हमारी परंपरा हजारों साल की है। बुद्ध की माँ का एविडेंस है कि वो माँ के घर में जाया करती थी। अब तो हमारे पास तो हर माँ अपने माँ के घर में, हर बच्ची अपने माँ के घर में बच्चा पैदा करने के लिए जाती है। तो जिंदा इतिहास है। क्योंकि ये कहा जाता है कि पहला बच्चा पैदा करने का मतलब है, लड़की के लिए पहला बच्चा पैदा करने का मतलब है उसका पुनर्जन्म होना। इतना बड़ा संकट माना जाता है। बच्चा पैदा करना कोई साधारण बात नहीं है। ये आरएसएस की या विश्व हिंदू परिषद की जो माताएं कहती है 4-4 पैदा करो, 6-6 पैदा करो, 10-10 पैदा करो, वो माताओं ने एक भी पैदा नहीं किया। उसको पैदा करने का कुछ पता ही नहीं है, मगर कहती रहती है 10-10 पैदा करो। तो कोई काल्पनिक बात नहीं, हिस्टोरिकल बातें कह रहा हूं आप लोगों। तो इसका मतलब ये है
कि राम की माँ कौशल्या कौशल देश अपना बच्चा पैदा करने के लिए गई होगी। इसका मतलब है जो अयोध्या है ये राम जन्मभूमि नहीं है। अगर वो राम जन्मभूमि नहीं है तो फिर किसकी भूमि है? ऐसा किसी न किसी की तो है। वो एक श्री 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 रविशंकर, उसने एक लेटर लिखा कि ये विवाद हल करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। तो मैंने उसके चिट्ठी का जवाब दिया, श्री 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 रविशंकर जी, आप कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर था, गिराने के बाद में ये मस्जिद बनी। तो मैंने सवाल पूछा, चलो ठीक है आपकी बात थोड़ी देर के लिए बहस के लिए मान लेते हैं कि मंदिर गिराने के बाद मस्जिद बनाई गई, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए चर्चा करने के लिए। तो क्या बनाकर आपने मंदिर बनाया वो भी बता दो। मंदिर आपने बनाया, मंदिर मुसलमानों ने गिराया आप कह रहे हो, और गिराकर मस्जिद बनाई। चलो ठीक है बहस के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं, मगर ये बताओ कि मंदिर क्या गिराकर तुमने बनाया? तो उसका जवाब है बुद्ध विहार गिराकर तुमने मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मुसलमानों ने मस्जिद बनाया। तो पूरा कहो ना, फिर आधा काय के लिए कहते हैं, आधा काय के लिए कहते हो, सारी की सारी बात कहो। तो फिर आप कहोगे इतिहास आधा, नहीं मुसलमानों ने मंदिर गिराया। तो हमारा कहना है मंदिर तुमने बिहार गिरा कर किया। तो अगर मामला खड़ा करना है तो 3 पार्टी कोर्ट में जानी चाहिए, एक बुद्धिस्ट, एक जो ब्राह्मण और तीसरा मुस्लिम। और ये 3 लोगों जो है, 3 लोगों का मामला, तो अंतिम मामला जो है, जो ओरिजिनल भूमि है वो तो बुद्धिस्ट लोगों की है। फिर ओरिजिनल जो भूमि है फिर तो बुद्धिस्ट लोगों की भूमि हो जाती है। तो ये भारत में ब्राह्मण जमीन के ऊपर से चलते चलते आए, उनका जमीन के नीचे कुछ नहीं मिलता। जो लोग जमीन के ऊपर आए तो जमीन के नीचे उनका कैसा मिलेगा कुछ भी? हमारे पुरखे हजारों साल से यहाँ रहे, उनकी विरासत है महान। नालंदा यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता था, भौतिक शास्त्र पढ़ाया जाता था। अशोका का महल पाटलिपुत्र में मिला, उसका एक पिलर है इतना बड़ा, जमीन से इससे भी बड़ा पिलर, सिंगल 2,000-2,500 साल पहले का एक सिंगल पिलर जो है लोहे का। तो इसका मतलब है ऐसा पिलर लोहे का बनाने का कोई शास्त्र, कोई ज्ञान रहा होगा तब न बनाया है। 2,500 साल पहले यूरोप वाले जो आज बहुत तरक्की किए हुए हैं, तो वो पत्थर और पत्थर को घीस कर आग निकालते थे। तो हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जब वो पत्थर और पत्थर को घीस कर आग निकालते थे, उस समय हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। वो इतने पिछड़े थे यूरोप वाले, और हम इतने ज्यादा आगे विकसित लोग थे। ये विकसित जो संस्कृति थी, ये संस्कृति इन्होंने खत्म की। आप लोगों को मालूम होगा सेन नाम का अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, उसका कहना है कि अशोका का जो साम्राज्य था उसका जीडीपी 31% था। भारत के जो ब्राह्मण लोग हैं जब से सरकार में आए, उनका जीडीपी बहुत फटे तक 9% है। और मौर्य का, यहाँ के मूल निवासियों का जो जीडीपी था, वो अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र की किताब में लिखा 31% था। तो हम लोग बैकवर्ड लोग नहीं है, हमारी विरासत बहुत बड़ी है। हमको अपने विरासत के साथ अपने को जोड़ना होगा, हमें अपने विरासत के साथ अपने को जोड़ना होगा। तो हमारे अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उर्दू में मौलाना इसे एहसास कमतरी कहते हैं, एहसास कमतरी या एहसास कम होना, अपने आप को कम मानना। तो ये जो भावना है, जब आपको पता चलेगा कि आप महान विरासत के महान लोग हो, तो आपके दिमाग में जो कमजोरी है वो कमजोरी खत्म हो जाएगी। आपको छोटे लोग
आप महान लोगों के वंशज हो, साधारण लोगों के वंशज नहीं हो, महान लोगों के वंशज हो, तो आपके दिमाग से जो आपके पास इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, जो हीन भावना है, वो खत्म हो जाएगी। राजवाड़े नाम का ब्राह्मण है महाराष्ट्र, उसने इतिहास में लिखा महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में आप जाओ तो नाग पंचमी का त्योहार आपने कभी किसी ब्राह्मण को मनाते हुए देखा है? किसी ब्राह्मण को नाग पंचमी का त्योहार मनाते देखा? नाग पंचमी का त्योहार जो है ये सारे बहुजन समाज का त्योहार है, क्योंकि हम महाराष्ट्र राजवाड़े जो ब्राह्मण है उसने लिखा महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। ज्योतिराव फुले के जो दो बहुत बड़े अनुयायी थे, जेधे और जबड़कर, तो जेधे के घर के पास नाग मंदिर है। जो ज्योतिराव मराठा जो जेधे है उसके घर के पास नाग मंदिर है। विलास गया था वो नाग मंदिर देखने के लिए। तो वो एक मराठा आदमी का दैवत जो है वो नाग मंदिर क्यों है? क्योंकि मराठा नाग लोग है। शिवाजी महाराज के पिताजी का भगवा झंडा क्यों है? अरे इनका सारा संबंध मौर्य से है। मौर्य शब्द से ही मोरे शब्द बना, मोरे। तो बहुत सारे मराठा लोगों के सरनेम मोरे है। मोरे, मौर्य, मोरे। थोड़ा भाषा का अगर थोड़ा बहुत अध्ययन कर लो तो आपको पता चलेगा। मोरे शब्द जो है मौर्य से बना, अब अपभ्रंश है। तो नाग लोग जो है, ये नाग लोग इस देश में राज्य संस्था का विकास करने वाले सबसे महान लोग हैं, जिन्होंने इस देश में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, जिनकी सीमाएं नाग लोगों के राज्य की सीमाएं, ये मौर्य नाग लोग थे, इनकी सीमा अफगानिस्तान तक, और अफगानिस्तान की सीमा कहाँ है मालूम? रशिया को लगे। अफगानिस्तान की सीमा रशिया को लगी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत की जो सीमा है, तो ब्राह्मणों ने ये तोड़ा। 14 अगस्त 47 को तोड़ा। ये ब्रह्मदेश इधर भारत में था, वो भी तोड़ा। बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने इतिहास के साथ जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जानना जरूरी है। और ये जो महाराष्ट्र का इतिहास है, ये इतिहास ब्राह्मण लोग जानते हैं। इस विरासत को नष्ट करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश, नष्ट करने की कोशिश, आपका इतिहास नष्ट करने की कोशिश, आपकी विरासत को खत्म करने की कोशिश है। इसको पूरे शक्ति के साथ इसका मुकाबला करना होगा, इसका विरोध करना होगा। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि यहाँ का जो भोन स्तूप बचाने के लिए मैं वामसिक संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और हमारा 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों में संगठन है देश भर में। तो अगर इसके लिए बचाने के लिए सारे देश की ताकत लगानी पड़ी तो सारे देश की ताकत तो हम लोग लगाएं। केवल यही नहीं, बुद्ध गया पर भी ब्राह्मणों का कब्जा है। मैं उस दिन गया बुद्ध गया में कि ये बुद्धिस्ट लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं बुद्ध गया को ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त करने की, और वो इसमें सफल नहीं हुए अभी तक। बुद्ध गया अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ठीक है, अभी मैं ही ले लेता हूँ, कुछ सफलता नहीं मिल रही है, अभी मैं इसको हाथ में लेता हूँ। इसको देखते हैं कैसे सफलता नहीं, इसको सफलता कैसे नहीं मिलती, देखते हैं कैसे नहीं मिलती है। लड़ना पड़ेगा सही तरीके से। जैसे अभी आप लोग लड़ना चाहते हैं तो आदिवासी ने समर्थन दे दिया, बैकवर्ड क्लास के आदमी ने समर्थन दे दिया, मराठा आदमी ने समर्थन दे दिया, मुस्लिम आदमी ने समर्थन दे दिया, सिख आदमी ने समर्थन दे दिया, लिंगायत धर्म के लोगों ने समर्थन दे दिया।
तो इसका मतलब ये है कि भाईचारा बनाना होगा। ये सारे हम लोग जो है ये भाईचारा बनाना होगा। आखिर बुद्ध जो है, बुद्ध के जो चतुसूत्री है उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये तो बुद्ध का ही सिद्धांत है जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के अंदर रखा हुआ है। तो इसलिए ये सारी ताकत जो है ये लगाई जाएगी, सारी शक्ति लगाई जाएगी। और जितने भी इश्यूज ये आपने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क में लिए हैं, जैसे भोन का स्तूप बचाने का है, पवनी का स्तूप बचाने का है, सोपारा आडम का स्तूप बचाना है, कोल्हापुर का है, और बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर बताने का है, और बुद्ध विहार देहू रोड का साहित्य बचाने का है, और रविदास जी का भी बचाना है। ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, सारे मुद्दों को लड़ाई लड़ने के लिए हम समर्थन देते हैं। और ये लड़ाई लड़ने के लिए जितनी ताकत चाहिए वो सारी की सारी ताकत जो है हमारे पास है। ये मामला हल करने के लिए हम लोग आप लोगों का समर्थन करते हैं, और समर्थन के साथ, पूरे शक्ति के साथ ये बात आगे बढ़ानी होगी। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा